नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आपका स्वागत। मैं आपके साथ आसिफ रशीद। शुरुआत खबरों की और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर या रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर देहरादून स्थित हिमालयन संस्कृति केंद्र के आयोजन हिमालय निनाद उत्सव 2025 में 4 बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की हैं। उन्होंने वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों की मासिक पेंशन 3,000 रुपए से बढ़ाने का ऐलान किया, जिसमें अब 3,000 की वृद्धि के साथ पेंशन 6,000 कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में ऑडिटोरियम निर्माण कलाकारों को नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर जैसी मान्यता सुविधा और राज्य स्तरीय व मंडल स्तरीय संग्रहालय स्थापित करने की भी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह उत्सव हिमालय की संस्कृति और विविध परंपराओं का भी उत्सव है। उनके साथ कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस बीच ये भी कहा गया कि सरकार की तरफ से विशेष रूप से उन लोगों का जो इस तरह के कार्यक्रमों में शोभा बढ़ाते हैं वो सरकार की प्राथमिकता में है। ये निनाद सांस्कृतिक संध्या सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की संवेदना, संस्कृति और संकल्प का उत्सव है। निनाद अर्थात वो ध्वनि जो आत्मा को छूती है, आत्मा को छू जाए। और सच कहूं तो उत्तराखंड की आत्मा का निनाद उसके लोकगीतों में, नृत्यों में, वाद्य यंत्रों और परंपराओं में ही बसता है। और जब हम उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो यह अवसर कृतज्ञता और गर्व का क्षण है। कृतज्ञता उन राज्य आंदोलनकारियों के प्रति है जिन्होंने अपने लंबे संघर्ष से, त्याग से, बलिदान से हमें उत्तराखंड की पहचान दी, उत्तराखंड राज्य स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। और गर्व इस बात का है कि हम सब ने मिलकर 25 वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं है, बल्कि एक संस्कृति, एक भावना और एक जीवन दर्शन है। यहाँ की नदियाँ हमें संयम सिखाती हैं, यहाँ के पर्वत हमें स्थिरता का पाठ पढ़ाते हैं और यहाँ की लोक संस्कृति हमें बताती है कि जीवन का असली सौंदर्य सादगी और सामंजस्य में बसता है। इसलिए हमारे जागड़, झोड़ा, चांचरी, हुड़का और रणभेरी ये केवल कलात्मक अभिव्यक्तियां नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा है। निनाद जैसे आयोजन हमें अपनी उसी मूल से जोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक विकास के साथ साथ संस्कृति की जड़ों को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया कि इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सभी को इस निनाद के माध्यम से एक सूत्र में पिरोया गया है। एक और जहां हिमाचल के खोड़ा नृत्य ने समा बांधा, वहीं आसाम के बिहू और लद्दाख के जोबरा नृत्य ने इस मंच को जीवंत बनाया। साथ ही गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी और मालिनी अवस्थी जी और सुरेश वाडेकर जी सहित अनेक कलाकारों ने निनाद को अविस्मरणीय बना दिया। निनाद में प्रदर्शित की गई राज्य आंदोलन गैलरी हमें उन बलिदानों की याद दिलाती है जिनके कारण हमारा राज्य अस्तित्व में आया। निनाद ने सिद्ध कर दिया कि जब संस्कृति, कला और समाज एक साथ चलते हैं तो विकास में आत्मा का संचार होता है। भाइयों बहनों, आज जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की राह पर है, तब अपने लोकल को ग्लोबल बनाना ही सच्चा विकास है। इसलिए हमारी सरकार ने इसी सोच के साथ लोक कला, हस्तशिल्प, लोक संगीत, पारंपरिक कलाओं को नई पहचान देने की दिशा में अनेक नई पहलें प्रारंभ की हैं। हम लोक संस्कृति से लोक रोजगार के मंत्र को लेकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रत्येक 6 माह में
अपने प्रदेश के लोक कलाकारों की जो सूची तैयार कर रहे हैं, उससे हमें जहां एक और लोक कलाकारों को सत्यापित करने में सहायता मिल रही है, वहीं हम उनकी सहायता भी कर पा रहे हैं। इस सूची की सहायता से हमारी सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान लगभग 3,200 सूचीबद्ध लोक कलाकारों को प्रतिमाह 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा हम लोक कला के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और अस्वस्थ लोक कलाकारों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफआरआई का दौरा किया और उत्तराखंड के रजत उत्सव की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। उनके अनुसार ये हमारे लिए गर्व का पल है या विषय है, जहां राज्य के स्थापना दिवस पर रजत वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राज्य के निर्माणकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका संवाहक बताया। उनने साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इस उत्सव में खुद भाग लेने जा रहे हैं और राज्य को हमेशा उनका एक बार फिर से साधन प्राप्त होने जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि राज्य ने पिछले 25 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और 2047 में विकसित भारत निर्माण की दिशा में उत्तराखंड अग्रिम भूमिका निभाने जा रहा है और इस तत्पर है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और अन्य जिला अधिकारियों को रजत उत्सव की तैयारियों को समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, इसके अलावा खजानन दास सहदेव पुंडीर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे, जो कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और तमाम अधिकारी अलर्ट पर हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने भी इस सिलसिले में देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या एफआरआई जाकर उत्तराखंड रजत जयंती समारोह को, जो कि 9 नवंबर को होगा, मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। इस बीच उन्होंने आयोजन स्थल, सुरक्षा, पार्किंग और यातायात प्रबंधन की भी विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए यातायात और पार्किंग व्यवस्था बेहद बेहतर होनी चाहिए और अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को किसी भी तरीके से कोई असुविधा ना हो। इस अवसर पर सचिव डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम, जिला अधिकारी सविन बंसल और महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जो आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी कर रहे हैं। देश भर के अन्य हिस्सों के साथ साथ उत्तराखंड में भी विशेष कार्यक्रम उस समय हुए जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए। इस बीच हरिद्वार के अंदर भी ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एक बार फिर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने भी एक बार फिर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को शोभा बढ़ाते हुए आगे बढ़ाया। मंत्री सतपाल महाराज ने वंदे मातरम के स्वतंत्रता संग्राम और योगदान को एक बार फिर अहम भूमिका बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट करने वाली भूमिका उल्लेख इस कार्यक्रम या फिर इस दिन से होता है। साथ साथ मंत्री ने भी कहा कि गीत केवल एक गायन नहीं है बल्कि भारत की आत्मा की असल आवाज है। जिला प्रशासन के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की सफलता में अहम योगदान दिया। संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमने यहाँ इसके स्मरणोत्सव को मनाया है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से यह निर्णय लिया है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसके उत्सव देश भर में मनाए जाएंगे। इस वंदे मातरम गीत ने बड़ी प्रेरणा दी। अंग्रेज जब अपना दमन चक्र चला रहे थे तो इस गीत ने उनकी चूल्हें हिला दी थी और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने फांसी के फंदे को चूम करके गले पर लगाया और उनके मुंह से एक ही नारा निकलता था, एक ही मंत्र निकलता था, वंदे मातरम। तो देश को एकता के रूप में जो पिरोने वाला मंत्र था वो वंदे मातरम था, जिसके 150 वर्ष का हम स्मरणोत्सव मना रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, बालों के बीच में प्रेरणा डाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने हृदय में इसे बसाएं और इसका संकल्प लें। राष्ट्रीय गीत एक
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून ने भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस विशेष अवसर पर जहां अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे थे, इस संस्था की जानिब से भी जहां राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बंसल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और एक बार फिर से दृष्टिबाधित बच्चों की हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम में बच्चों ने राष्ट्रीय गीत पर एक बार फिर आकर्षित प्रस्तुतियां दी हैं। डॉक्टर बंसल ने इस अवसर पर कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये गीत जन जन के दिल में बस गया है। साथ साथ उन्होंने बच्चों को देशभक्ति और प्रेरणा का संदेश भी इस कार्यक्रम के जरिए दिया। आज पूरे देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। बहुत उत्साह का वातावरण है। मैं जहां जहां भी जा रहा हूं, हर जगह पर छात्रों में, बड़ों में, व्यक्तियों में, युवतियों में, युवकों में, माताओं में, बहनों में, सब में इस गान के प्रति आदर, सम्मान का भाव है। मनों में उत्साह है, क्योंकि इस गान को लेकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता के रणबांकुरे फांसी के फंदों पर झूल गए। उन्होंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि गीत अपने आप में इतना प्रेरणादायक है। इस गीत के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता की कल्पना की गई है। माँ को 10 प्रहर धारणी दुर्गा का साक्षात रूप बताया गया है। गीत का एक एक शब्द, एक एक स्वर बोलने मात्र से राष्ट्रभक्ति का, मातृ वंदना का संचार होता है। रोम रोम खड़ा हो जाता है। मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान करने की आकांक्षा और इच्छा। इधर उत्तराखंड के नैनीताल में राज्य अतिथि गृह में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या CAG की ओर से राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से जहां वित्तीय साक्षरता कार्यशाला आयोजित की गई और इस भव्य कार्यशाला में एक बार फिर से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, कोषागार अधिकारियों और बजट प्रभारी अधिकारियों को भी वित्तीय प्रबंधन के प्रति प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने पर खास तौर से बल दिया गया। इस बीच महालेखाकार जयंत सिन्हा ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड सरकार वित्तीय प्रबंधन में सराहनीय प्रगति कर रही है और इस पहल का उद्देश्य बाज़ाब्ता तौर पर या व्यवस्थागत मजबूती लाना है। साथ साथ उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश में सभी जिलों में ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जहां पर इन कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार अच्छी प्रगति कर रही है वित्तीय प्रबंधन में। उसको और सुदृढ़ करने के लिए महालेखाकार जी ने ये आयोजन किया है और राज्य में दोनों वित्तीय और लेखा के इश्यूज पे चर्चा हुआ है और मार्गदर्शन किया गया है। यहाँ के ट्रेजरी ऑफिसर जो थे, DDOs हैं और बाकी राज्य सरकार के और उच्च अधिकारी जो यहाँ इस वर्कशॉप में सम्मिलित हैं, उनका मार्गदर्शन किया गया और उनसे भी पूछा गया कहीं उनके कोई डाउट्स या कोई इस चीज़ की है। तो बहुत बढ़िया वर्कशॉप चल रहा है और जैसा कि हम देख रहे हैं कम से कम 100-150 राज्य सरकार के लोग यहाँ शामिल हैं। तो हम लोग की ये कोशिश है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिला में एक एक करके महालेखाकार जी इस तरह के आयोजन करें जिसमें कि वित्तीय प्रबंधन और लेखा में को और सुदृढ़ किया जाए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की स्थिति बहुत सारे राज्यों से अच्छी है, लेकिन अभी भी उसमें और बढ़ोतरी। कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने विभिन्न इलाकों के अंदर होने वाले कार्यों का जायजा लिया। इस बीच जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की समीक्षा के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की गई। बैठक में क्षेत्र के सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और लीकेज जैसी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक भगत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनहित के कार्य समयबद्ध
पर और प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाने चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अधिकारी लापरवाही करते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित विभाग तुरंत जन सुनवाई कर समस्याओं का समाधान करे। बैठक में सिंचाई, जल संस्थान, जल निगम, लोक निर्माण और इसके अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। विधायक ने अधिकारियों से योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने पर भी बल दिया। पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका नवीनीकरण होता है। तो आज जल संस्थान, जल निगम, PWD इन सबको बुलाया था कि कितनी लाइनें बिछी है, कितनी बिछनी शेष है, कब तक बिछा देंगे, ट्यूबवेल्स की क्या स्थिति है और सड़कों की क्या स्थिति है। जिन सड़कों पर पेयजल लाइन बिछा दी है उसकी NOC लेकर उसको सड़क बनाने के लिए सबको सख्ती से कहा है, क्योंकि सड़कों के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो लोगों की सड़कें सुधरे, इसके लिए स्पष्ट कह दिया गया है कि जिनमें पानी चल गया है उन सड़कों को तुरंत बनाएं। एम्स ऋषिकेश में आयोजित कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ने छठे वार्षिक सम्मेलन मेडिकल अपडेट का सफल समापन कर दिया है। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में देश भर के चिकित्सा विशेषज्ञों ने जहां मधुमेह और हृदय रोगों के बढ़ते हुए खतरों पर चिंता व्यक्त की और नए शोध पदार्थों पर भी चर्चा की गई। इस बीच एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर मानू दुग्गल और डॉक्टर संदीप सूरी सहित कई विशेषज्ञ या डॉक्टर्स जिनने अपनी बात इस कार्यक्रम में रखी और व्याख्यान प्रस्तुत किए। आयोजन में जहां पर मुख्य रूप से जिम्मेदारी संभालने वाले अध्यक्ष डॉक्टर रविकांत ने भी इस अवसर पर कहा कि सम्मेलन ने चिकित्सा क्षेत्र में नई ऊर्जा और सोच को जन्म दिया है और विशेषज्ञों ने जन जागरूकता और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके। बागेश्वर में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB देहरादून द्वारा क्षेत्रीय पत्रकारों के लिए एक वार्तालाप के एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक संजीव सुंदरियाल की तरफ से की गई, जिन्होंने कहा कि क्षेत्रीय मीडिया देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है, लिहाजा उनकी हौसला अफजाई जरूरी है। कार्यशाला में एक बार फिर से दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष को बेमिसाल करार दिया। इस अवसर पर सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि संवाद सार्थक होता अगर हो तो यदि काम बेहतर किया जाए, इसलिए संवाद सार्थक होने की या करने की जरूरत है। साथ ही स्थानीय मुद्दों और मीडिया की चुनौतियों पर भी विशेष रूप से पत्रकारों ने इस कार्यक्रम में बात की। बागेश्वर में आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये है PIB देहरादून द्वारा क्षेत्रीय कार्यशाला जो हमारे मीडिया बंधुओं के लिए की गई है। इसका का नाम है वार्तालाप। ये वार्तालाप जो है हमारे आज तक पूरे उत्तराखंड में हमने अब तक 13 वार्तालाप है, इसको मिला के 13 वार्तालाप कर दी गई हैं और बागेश्वर में दूसरी वार्तालाप की जा रही है। वार्तालाप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जितने मीडिया बंधु हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं और जो जनमानस के लिए, आम जनमानस के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो धरातल तक कैसे उनको जानकारी पहुंचाई जाए, तो इसको देखते हुए वार्तालाप की जा रही है, जिससे कि जितने भी हमारे मीडिया बंधु हों उनको एक सही, सटीक और स्पष्ट जानकारी हो। जब वो कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं आम जनमानस तक, तो वो इसके जरिए उनको पहुंचाया जाएगा। जहां उनकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो आके यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे रिसोर्स स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। हर योजना से संबंधित अधिकारी यहाँ पर है जो उसके बारे में, हर योजना के बारे में जानकारी देगा। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक वार्तालाप और 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम का एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो अपना प्रथम कार्यकाल प्रारंभ करा, उससे लेकर अब उनके, क्योंकि 11 वर्ष उनके कार्यकाल के पूरे हो गए हैं, उसी 11 वर्षों में लगातार उन्होंने, चाहे किसानों के संदर्भ में हो, चाहे हमारे आम जन के संदर्भ में हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हर घर जल हर घर नल, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत हमारे लोगों को चाहे
निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विषय हो, और बहुत सारे काम लगातार हमारे इस देश भर में, पूरे देश भर में कराए जा रहे हैं। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से भी आता हूं, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से भी प्रत्येक गांव को, प्रत्येक तोक को सड़क से जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो गरीब परिवार थे उनको निःशुल्क आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करा जा रहा है। तो बहुत सारे काम हमारी सरकार आज कर रही है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 का विकसित भारत, और चूंकि ये सरकार का अमृत काल चल रहा है, और अमृत काल का विषय है कि 2047 का विकसित भारत का जो विजन लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले हैं, और मैं मानता हूं कि उसका जो 2047 का जो विजन है, उसका विजन इस गांव से जाता है। ये तो वार्तालाप कहाँ हो रहा है? देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB इस कार्यक्रम को करवा रहा है। ये देहरादून से है। शायद कई पत्रकारों को आज मालूम पड़ रहा होगा कि PIB देहरादून भी है। अच्छा, ये जो संगठन है, ये लोग जो हैं, ये केंद्रीय सूचना मंत्रालय से संबंधित लोग हैं, है ना। अच्छा, इन्होंने जो चिट्ठी आप लोगों को दी वो यही था कि क्षेत्रीय जो मीडिया है वो संवाद करेगा। ये नहीं था कि किसके साथ संवाद करेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें बोलने वाले लोग कौन है? विभागीय लोग हैं। क्या विभाग का कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठा है? विभागीय अधिकारी बैठे हैं। और तो और आप प्रेस वालों की स्थिति इतनी कमज़ोर है कि CDO साहब को ने भी यहाँ पर बैठना जरूरी नहीं समझा, जो कि विकास के लिए सबसे जरूरी विभाग होते हैं। एक वैसे भी अगर आपने मीडिया को बुलाया था तो एक प्रशासनिक अधिकारी तो यहाँ होना ही चाहिए था। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी है इसमें? आप क्या हो रहा है कि विभिन्न विभागों से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं। अच्छा, जब इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आपने बीच में देखा होगा कि पत्रकारों ने जब इनसे सवाल पूछे हैं तो ये दाएं बाएं देखने लग गए। यानी आप कागज में संख्या विभाग की कुछ संख्याएं उतार के लिए आए और अब पत्रकारों के सामने। इधर नैनीताल हाईकोर्ट से सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया है और संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। अदालत ने एक बार फिर से कार्यदायी संस्था से 11 नवंबर तक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस बीच इससे पहले भी झील विकास प्राधिकरण ने कोर्ट में कहा था कि 70% काम इस झील पर पूरा हो चुका है और करीब 20 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से खर्च किए जा चुके हैं, इसलिए निर्माण पर लगी रोक जल्दी से हटाई जानी चाहिए। वहीं याचिका में यह भी कहा गया है कि सूखाताल झील नैनी झील का मुख्य जल स्रोत है और अवैज्ञानिक निर्माण से या गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन से इसका सीधा असर वातावरण पर भी पड़ रहा है और प्राकृतिक संतुलन हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहा है। इस केस में अब नैनीताल कोर्ट में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। कोर्ट ने सभी कंस्ट्रक्शन पे बैन लगाया था। फिर जुलाई 24 में ऑनरेबल कोर्ट ने अपना ऑर्डर मॉडिफाई करके 3 महीने का समय दिया था, जिसमें सारा ब्यूटिफिकेशन का काम पूरा होना था। तो अभी कोई स्टेटस रिपोर्ट आई नहीं है। कोर्ट ने मैटर 17/11 को लिस्ट किया है। तब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसमें ब्यूटिफिकेशन। इधर रुड़की से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक व्यापारी से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। हैरानी की बात यह है कि धमकी भरी कॉल विदेश से आने की जानकारी दी जा रही है और पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कॉल अर्मीनिया से की गई और मास्टरमाइंड अजय हुड्डा नाम का युवक वहां नौकरी करता था। वहीं व्यापारी का नंबर भेजने वाले आशीष सैनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। दोनों ने मिलकर बिश्नोई गैंग का नाम इस्तेमाल किया और आरोप है कि जल्दी पैसा कमाने की साजिश इन दोनों की तरफ से रची गई। पुलिस अब फरार अजय हुड्डा को भारत लाने की तैयारी कर रही है। 30 अक्टूबर को वादी खान द्वारा पुलिस में आके सूचना दी गई थी थाना क्लियर पुलिस में कि धनौरी क्षेत्र में एक संपन्न व्यवसायी है और उसका ई रिक्शा या एक्टिवा की एजेंसी वगैरह है और कुछ दिन पूर्व उसकी जो वाइफ है वो इलेक्शन भी जिला पंचायत का लड़ी थी। उसकी संपन्नता को देखते हुए अभी 30 तारीख के दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 30 लाख की रंगदारी की उसको डिमांड आई थी। तत्काल इसमें एसपी ग्रामीण, सीओ रुड़की और CIU की टीम और साथ में हमारे SO कलियर की टीम ने मिलकर एक चीज पर गहनता से विवेचना करते हुए
ये बात तथ्य प्रकाश में आए थे कि ये जो नंबर है ये अर्मीनिया से ये कॉल आया था, और जब ये बात आगे क्लियर हुई कि अर्मीनिया से वो नंबर और कहाँ कहाँ बात कर रहा है, तो ये बात तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम अजय होता है। हरिद्वार के मंगलोर क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में वाहन पार्किंग से लेकर शुरू होने वाला एक मामूली विवाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में बदल गया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान पथराव और लाठी डंडे चलने से 2 लोग घायल भी हुए हैं, जबकि कई घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। दोनों पक्षों ने दोनों तरफ से पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल बता रहे हैं कि विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ। फिलहाल गांव में इस समय शांति बनी हुई है। चलिए, समय छोटे से ब्रेक का है। उत्तराखंड स्पेशल में बस इतना ही।